सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फाउंडेशन गुरुजी। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर, दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। काफी बच्चों ने ऐसा कहा हमसे कि सर अब नई एनसीईआरटी आ चुकी है तो हमें कुछ नया कंटेंट लेकर आना चाहिए। तो इसीलिए अब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपकी क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। वैसे तो ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इस बुक का ब्रीफ दिया गया है, इस बुक का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हम इस पूरी बुक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेन साइंस चालू होती है वो चालू होती है हमारे इस चैप्टर, दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो मैंने इस चैप्टर को करीब 20 स्लाइड्स में समराइज किया हुआ है और आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर समझ में आ जाने वाला है अगर आप ये पूरा वीडियो इन तक देखते हो तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारी पहली स्लाइड जिसमें टॉपिक है द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बोला है कि ट्रेस वेयर द सेल्स कम फ्रॉम एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये ट्रेस करने की, पता लगाने की कोशिश करिए कि सेल्स कहाँ तक आई और ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। जो दूसरा है वो है अंडरस्टैंड हाउ माइक्रोस्कोप रिवील द हिडन सेलुलर वर्ल्ड। तो माइक्रोस्कोप कैसे हमें छोटी छोटी चीजें, हिडन सेलुलर वर्ड्स जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप देखने में मदद कैसे करता है। तो इसके दूसरे पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट में बोला है एक्सप्लोर द सेल एज अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल कैसे कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेल के इंटीरियर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल काम कैसे करती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और आखिरी में हम पढ़ेंगे डिस्कवर हाउ सेल मल्टीप्लाई, ग्रो एंड इवेंचुअली डाई। मतलब जो सेल डिवीजन वाला टॉपिक होता है हम लास्ट में वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो इन चार सब टॉपिक्स के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। फर्स्ट इज, हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल्स और लाइफ कहां से आई। दूसरा, सेलर हिडन सेलर वर्ड्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देखें। तीसरा, सेल और उसके कंपोनेंट के बारे में। और चौथा, सेल डिवीजन के बारे में। तो इन चार पार्ट में हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो चालू करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट से, जो कि है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, हॉट स्प्रिंग्स टू सेल। तो पूरी कहानी में ये बताया गया है कि लाइफ की शुरुआत हुई वाटर से, और वाटर में कैसे, वाटर से हॉट वाटर से। एक कहानी दी गई है द सेटिंग, दैट इज प्यूगा वैली ऑफ लद्दाख। तो जैसा अभी एटमॉस्फेयर है प्यूगा वैली ऑफ लद्दाख का, कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में, ऐसे गर्म पानी में और लाइफ की शुरुआत हुई। तो जो उस समय पर जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए वो कौन थे? तो ऑर्गेनिजम्स आर थर्मोफाइल्स, दैट इज हीट लविंग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया दैट थ्राइव देयर इन हॉट स्प्रिंग्स। मिररिंग अर्थ वाज अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये आज से 3.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब इतने पहले की अर्थ की बात कर रहा है, जहां पर सबसे पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, जिन्हें थर्मोएसिडोफिल्स भी कहा जाता है, वो सबसे पहले अर्थ में आते हैं और यहाँ से लाइफ की ओरिजिन होती है। इसी के लिए बोला है द ब्लूप्रिंट स्टेप इज कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट लाइकली protect early organic molecule, adding the formation of first protective membrane, the barrier that defines a cell। तो इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो सेल थी, सेल के बाहर एक बैरियर बना धीरे धीरे। वो बैरियर किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जैसे आप कभी पानी को उबालोगे किसी जार में, तो आप देखोगे कि पानी को उबालने के बाद उस पानी के साइड साइड में कुछ सफेद सफेद डिपॉजिट लग जाता है। वो डिपॉजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कुछ ऐसा ही डिपॉजिट इनिशियल सेल्स में देखने को मिला और इसी कारण से ये जो पहली सेल थी वो अर्थ में सरवाइव कर पाई, उस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट, इसने अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इस कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट ने प्रोटेक्ट करने का काम किया। एंड दैट एड द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। और इस तरीके से पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बैरियर बनाती है और सेल को डिफाइन करती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड डिस्कवरी। मतलब हम लोग बात करेंगे अब माइक्रोस्कोप। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन की नॉर्मल आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना है। तो पहले रिजोल्यूशन का मतलब समझते हैं। रिजोल्यूशन मतलब एबिलिटी टू सी द टू क्लोज ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। मान लीजिए कि मैंने दो ऑब्जेक्ट को अभी दूर दूर बनाया, शायद आपको अभी ये दिख रहा हो। मैं थोड़ा उन्हें पास ले गया, थोड़ा और पास ले गया, आखिरी में जब मैंने और पास लिया, अब आपको ये ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं दिख रहा होगा। तो मतलब कि ह्यूमन आई की इफिशियंसी, जहां तक वो बहुत दो पास रखे ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख सकती है, बोला है फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज अबाउट 0.8
1 मिलीमीटर, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच 0.1 मिलीमीटर का गैप है, तो ह्यूमन आई उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख सकती है। कितने सेंटीमीटर से? 25 सेंटीमीटर से। इसीलिए 25 सेंटीमीटर को ह्यूमन आई का नियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से ह्यूमन आई दो कितने पास-पास ऑब्जेक्ट को अलग-अलग देख सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ लिमिट ऑफ रिज़ॉल्यूशन। लेकिन हमारी जो सेल्स होती हैं, वो इस साइज़ से भी स्मॉलर होती हैं, इसलिए ह्यूमन आई हर सेल को अलग-अलग नहीं देख सकती। ठीक है? तो जैसा स्केल में भी बताया गया है बच्चों कि 1 मीटर ह्यूमन की लगभग हाइट होती है। ये 0.1 मिलीमीटर की बात कर रहा है जहाँ तक ऑब्जेक्ट देख सकता है। लेकिन सेल की साइज़ होती है लगभग 10 माइक्रोमीटर के दौरान। हर सेल की साइज़ वैसे तो अलग-अलग होती है, पर एक आइडियल सेल का इन्होंने माना है 10 माइक्रोमीटर, जो कि 0.1 मिलीमीटर से बहुत छोटा है। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की साइज़, तो मॉलिक्यूल्स की साइज़ लगभग 1 नैनोमीटर के लगभग होती है। तो हमारी आईज़ देख इतना ही सकती है और सेल की साइज़ उससे कहीं ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए हम लोग नॉर्मल आँखों से सेल को नहीं ऑब्ज़र्व कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? तो इसके सॉल्यूशन निकलते हैं लेंसेज़, जो कि मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये जो ब्रेक थ्रू मिला, ये मिला 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने तो एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो कि ऑब्जेक्ट को 200 से 300 गुना ज़ूम करता था। एंड व्यू अ कॉर्क स्लाइड ऑब्जर्विंग बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड ही नेम्ड इट सेल। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया और वो माइक्रोस्कोप की खासियत ये थी कि वो ऑब्जेक्ट को 200 से 300 गुना मैग्नीफाई कर देता था। और उसमें जब उन्होंने थिन कॉर्क, कॉर्क क्या होता है बच्चों? तो पेड़ की जो छाल होती है उसे बार्क कहा जाता है और उसी बार्क का एक कंपोनेंट होता है कॉर्क। उसी कॉर्क को उन्होंने ऑब्जर्व किया इस माइक्रोस्कोप में और उन्हें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखने को मिले, जिसे उन्होंने नाम दे दिया सेल। तो सेल टर्म एक सेल्यूलर टर्म से मिला है और सेल्यूलर टर्म का मतलब होता है छोटे-छोटे बॉक्स या स्मॉल रूम। आगे चलते हैं, तो ये कहानी थी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल की बाउंड्री की। तो सेल की बाउंड्री को बताया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। क्या-क्या बोला गया है? तो ये एक्सट्रीमली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली होती है, वेरी थिन होती है। कितनी इसकी थिकनेस होती है? 7 से 10 नैनोमीटर। ये जो थिकनेस है, ये कितनी है? 7 टू 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताई गई है, पहले तो बात कर लेते हैं फ्लूइड बायलेयर का मतलब क्या है? तो आपको बच्चों यहाँ पर 2 लेयर दिख रही होंगी। मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ, ये आपको मार्किंग दिखी, इस मार्किंग के ऊपर एक लेयर और इस मार्किंग के ऊपर दूसरी लेयर, ठीक है? तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कल है और इसके ऊपर इस तरीके से 2 टेल्स लटक रही हैं। ये एक हेड है और 2 टेल्स लटक रही हैं। ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है बच्चों, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो एक लेयर लिपिड की है, दूसरी लेयर लिपिड की है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बायलेयर कहा जाता है। 2 layers of fat molecules are arranged here, है ना? 2 लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल अरेंज होकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है? वाटर अट्रैक्टिंग हेड पॉइंट आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल पॉइंट इनवर्ड। तो बच्चों जो हेड होता है बच्चों, ये हेड होता है वाटर अट्रैक्टिंग और जो पीछे टेल लटक रही होती है, ये होती है वाटर रिपेलिंग। आपको पता है कि सेल के बाहर भी पानी भरा रहता है और सेल के अंदर भी पानी भरा रहता है। तो मतलब कि जो वाटर को लव करता है उसे पानी की तरफ रख दो और जो वाटर रिपेल करता है उसे अंदर साइड रख दो। तो देखिए जो हेड है उसे बाहर और अंदर रख दिया गया और उसके बीच में जो टेल है वो लटक रही होती है। इज़ इट क्लियर? तो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड बायलेयर की। अब बात करते हैं इसकी फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है? तो फ्लूइडिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइड अवे, फ्लिप एंड रोटेट अलोइंग द सेल टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये इधर से इधर साइडवेज मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल फ्लिप कर सकते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं और इस तरीके से ये सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने में मदद करती है ये प्रॉपर्टी। इसीलिए इस मॉडल का नाम भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। आखिरी में बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर कौन से है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर लाइक अ मोज़ेक। तो जैसे ऐसा बोला है कि पूरे लिपिड लेयर में बीच-बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स घुसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मोज़ेक हो। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये कहानी हो गई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल की बाउंड्री को डिफाइन करता है। आगे बात करते हैं, तो हमारा जो अगला टॉपिक निकल के आता है, वो निकल के आता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को हम समझेंगे पोटैटो के एक्सपेरिमेंट से। क्या किया है बच्चों आपने? तो बच्चों आपने एक आलू लिया है और आलू को आपने क्या रखा है? एक पहले तो प्लेन वाटर में रखा, उसके बाद एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा
और उसके बाद एक सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा। ठीक है? तो हालाँकि यहाँ पर सॉल्यूट ठीक है। तो पहले बोला है कि अगर हम वाटर को प्लेन सॉरी अगर हम लोग जो भी हमारा आलू है, जो भी हमारा पोटैटो है उसे प्लेन वाटर में रखते हैं। तो आपको पता है कि प्लेन वाटर में आलू के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, आलू के अंदर स्टार्च है, तो आलू के अंदर का सॉल्यूट आलू के बाहर मतलब बाहर के सॉल्यूट से ज़्यादा है। सॉल्यूट जो है वो आलू के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। तो अगर अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर जाएगा। हमेशा वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब हमें पता है कि सॉल्यूट आलू के अंदर ज़्यादा है, मतलब कि कंसंट्रेशन आलू के अंदर ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इन होगा। तो वाटर मूवमेंट इन अगर पानी अंदर मूव करेगा आलू के, तो जो पोटैटो है वो क्या करेगा बच्चों? स्वेल कर जाएगा। क्या ये समझ आया? तो हम लोग आपने सुना होगा आलू उबालते हैं। उबालने में होता क्या है? पानी आलू के अंदर चला जाता है। क्यों अंदर चला जाता है? क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है या फिर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आलू के अंदर ज़्यादा है। होपफुली आप समझ पाए होंगे। अब हम आलू को रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आलू के कंसंट्रेशन के बराबर हो। सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड इज इक्वल्स टू इनसाइड। जितना बाहर बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना आलू के अंदर भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है। अब ना ही पानी आलू के अंदर जाएगा और ना ही पानी आलू से बाहर निकलेगा। तो नेट मूवमेंट इज जीरो, दैट इज नो चेंज इन द साइज ऑफ पोटैटो। आगे बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो बाहर ज्यादा है। आपने पानी लिया और पानी में खूब सारा नमक बना दिया, नमक मिलाने से सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो अब पानी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और आलू के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो अब पानी आलू से बाहर निकलेगा और हमारा आलू सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ चुकी है। यहाँ पे वाटर आउट निकलेगा और इस कारण पोटैटो जो है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। होपफुली ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सेल के अंदर की। सेल के अंदर क्या-क्या होता है? तो बोला है सेल के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड फैक्ट्री होती है। ठीक है? कोऑर्डिनेटेड फैक्ट्री तो अगर हम टोटल बात करें बच्चों, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है द फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री फ्लोर मतलब फैक्ट्री का बेस कौन बना रहा होता है। तो एक्चुअली में सेल के अगर मैं कंपोनेंट्स की थोड़ा सा बात कर लूं, आई थिंक हमारे इसमें कंपोनेंट्स की चर्चा नहीं की गई है, तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स। तो सेल के बाहर होती है सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। इसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे बनाया नहीं गया है तो मैं अलग से बना देता हूँ। सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सेल के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अलावा जितना बचता है, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो सेल के फ्लूइड को हम नाम दे देते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। ठीक है? तो बोला गया है बच्चों कि जो ये है ये फैक्ट्री फ्लोर का काम कौन कर रहा है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल एंड मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज अकर इन द साइटोप्लाज्म। सेल की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कहाँ हो रही होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मशीन्स होती हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। दीज ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर कंपोनेंट्स। ये ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर कंपोनेंट कहलाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। आप नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से इन सेल ऑर्गेनेलीज को नहीं देख सकते। बात करते हैं अब हम लोग वर्क फ्लो की। तो ऑर्गेनेलीज वर्क टुगेदर टू बिल्ड मटेरियल, रिमूव वेस्ट एंड जनरेट एनर्जी। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये क्या काम करते हैं? नए मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को बनाने का काम करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है इन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं और साथ में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अभी हमने साइटोप्लाज्म और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस इज अ हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। जो भी सेल के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन भरी होती है कि ये प्रोटीन बनाना है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ भरी हुई होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों ये पूरी ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। दिख रहा है आप लोग को बच्चों? तो ये क्या है? ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन व्हिच इज डबल लेयर्ड। ठीक है? बोला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड कवरिंग विथ द फोर्स टू मटेरियल ट्रांसफर। तो आपको दिखेगा न्यूक्लियस के बीच में ये पोर्स भी होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। इन पोर को हम क्या नाम देते हैं? इन पोर को नाम दे देते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। इन पोर को नाम दे देते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स।
इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होता है न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस इज डेंस अराउंड बॉडी इनसाइड इट सिंथेसाइज द राइबोसोमल सब्सटेंस। तो ये क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर डेंस राउंड बॉडी होती है और यहाँ पर राइबोसोम का सिंथेसिस क्या हो रहा होता है। सर राइबोसोम क्या है? ये हम इसी चैप्टर के आगे वाले पार्ट में देखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की। तो बच्चों क्या आपको ये बिखरा हुआ डीएनए दिख रहा है पूरा न्यूक्लियस के अंदर? इसी डीएनए को हम क्रोमोसोम कहते हैं। सर डीएनए क्रोमोसोम एक ही चीज है? हाँ, क्रोमोसोम डीएनए का फॉर्म है। डीएनए जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में बन जाता है, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती तो वही डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। सो क्रोमोसोम इज विजिबल ड्यूरिंग डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है तभी डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है और वो तभी दिखता है। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। आखिरी में बात कर लेते हैं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन है सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। और साथ में जो भी ट्रेट हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उन्हें पास डाउन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम भी न्यूक्लियस का ही होता है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम। ये बनी है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा न्यूक्लियोलस। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोलस। और ये जो अंदर है ये कहलाता है हमारा डीएनए। मैंने बताया कि डीएनए के दो फॉर्म होते हैं, एक तो हो जाता है हमारा क्रोमैटिन और दूसरा हो जाता है हमारा क्रोमोसोम। दूसरा हो जाता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमैटिन जो होता है ये तब बनता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, और क्रोमोसोम तब बनता है जब सेल डिवाइड कर रही होती। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं तो हमारा अब अगला टॉपिक निकल के आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सेल के अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देख सकते हो बैटरी अभी आधी बची हुई है। तो क्या बोला है बच्चों कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो रहा होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर साइड ये है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो एकदम सीधी सीधी होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसमें इस तरीके से बहुत सारी फोल्डिंग होती है। और आप लोग जानते हो कि फोल्डिंग किस लिए होती है? फोल्डिंग का पर्पस होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। मुझे बताइए बच्चों, अगर मैंने एक सीधी लाइन खींची और अगर मैंने ऐसी ऐसी लाइन खींची, सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा है, यहाँ या यहाँ? यस, यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है। यहाँ सरफेस एरिया सिर्फ इतना है, लेकिन यहाँ सरफेस इतना 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 इतना, तो सरफेस एरिया यहाँ पर ज्यादा है। तो देखिए दो मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जिसकी स्मूथ बाउंड्री होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन जो कि डीपली फोल्डेड होती है टू क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एनर्जी जनरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और एनर्जी जनरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया क्रिएट करने के लिए जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, जो कि है हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहां से मिलती है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। एक फन फैक्ट की बात बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज द सेल पर्सनल बैटरी पैक। सेल के पर्सनल बैटरी पैक की तरह काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है सर, क्या एक एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सेल की एनर्जी नीड पर डिपेंड करता है। अगर सेल को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है प्लांट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। मतलब वो स्ट्रक्चर सिर्फ जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वो स्ट्रक्चर है बच्चों? पहला है सेल वॉल, दूसरा है प्लास्टिड और तीसरा है लार्ज वैक्यूल। ये तीनों स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल। तो आपको एक बार डायग्राम में दिखा के देते हैं। देखिए ये जो अंदर स्ट्रक्चर है बच्चों, मैं एक बार फिर से बात करता हूँ। ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर बच्चों कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है पूरी सेल वॉल। क्या है ये स्ट्रक्चर? सेल वॉल है। प्लास्टिड कहाँ दिख रहा है सर? तो ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर के पिगमेंट दिख रहा है ना बच्चों, ये ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो है ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड के कई सारे फॉर्म होते हैं बच्चों, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन समझेंगे। इसके बाद ये जो आपको बड़ा सा ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस ग्रीन स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कह देते हैं वैक्यूल। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर को मैं मेंशन करूं तो पहला स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा सेल वॉल। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों ये हो गया हमारा प्लास्टिड और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा हो गया वैक्यूल। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, ये तीन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल का काम देखें तो सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर लेयर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इसेंशियल
इसेंशियल सिंस प्लांट कैन नॉट मूव, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट मूव नहीं कर पाते, तो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए सेल वॉल काम करती है। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस दोनों से बचाती है सेल वॉल। ये रिजिड आउटर लेयर है जो कि प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि प्लांट की सेल में ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले। आगे बात करते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के 3 फॉर्म होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने बचपन से सुन रखा है, ग्रीन कलर का होता है और किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो डिफरेंट कलर का होता है, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही फ्लावर और फ्रूट्स इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। आखिरी में बात करेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड एंड इट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल स्टोर सैप, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप। तो ये क्या करता है, जो भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल या स्टोरेज फूड है, फूड स्टोरेज है, इसे स्टोर करने का काम करता है हमारा वैक्यूल। ये प्लांट सेल का बहुत बड़ा वॉल्यूम कवर कर रहा होता है और इसीलिए प्लांट को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो ये सेल को एक फिक्स्ड शेप देने में मदद करता है। होपफुली आप इतना समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अब अगले सेल ऑर्गेनेली पे। उसके पहले हम समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क। तो प्रोकैरियोटिक में 2 चीजें निकल कर आ रही हैं। प्रोकैरियोटिक, सही कैरियोटिक क्या है, तो कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सर पुराने जमाने का या बेकार टाइप का न्यूक्लियस। और यू मतलब होता है बच्चों ट्रू, तो असली वाला न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और कैरियन मतलब जैसा मैंने आपको बता ही दिया, न्यूक्लियस होता है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। कैसा होता है प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, इसके प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड नाम भी दे देते हैं। वहीं यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस ट्रू होता है और बाहर डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर दिखाया है आपको न्यूक्लियस का। आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की साइज की। तो इनकी साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है और इनकी साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर के लगभग हो सकती है। तो कंपैरेटिवली साइज भी यूकैरियोटिक की बड़ी है। बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। तो लगभग मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट भी होते हैं और उन सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। आगे चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है आपका बी, क्या लिखा है आपका बेकार्टिज्म। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पर एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और बात करते हैं हम ऑर्गेनेलिज टाइप की, ऑर्गेनिज्म टाइप की। तो प्रोकैरियोटिक जनरली यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। तो और भी डिफरेंसेस हैं बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर आप ये 5 अच्छे से याद रखते हो तो आप एटलीस्ट एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। जैसे मैं अगर आप कुछ बताना चाहूँ बच्चों, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप इंक्लूड करके इस आंसर को और बड़ा बना सकते हो। चलते हैं बच्चों आगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। क्या फर्क है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में? तो मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन हर प्लांट सेल में भी पाई जाएगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएगी, लेकिन अगर बात करते हैं सेल वॉल की, तो अभी आप पीछे पढ़ के आए हो बच्चों कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इसीलिए हम इसे प्लांट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड जिसके 3 फॉर्म हुआ करते थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट रहेंगे। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो अब बारी है सेल थ्योरी की। सर सेल के बारे में पहली थ्योरी किसने दी? ये जो सेल थ्योरी थी ये बायोलॉजिस्ट को यूनिफाई करने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था। सेल थ्योरी के बाद ही लोग सेल के स्ट्रक्चर्स के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए बायोलॉजी में। तो पहले बात करते हैं कि सेल थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बच्चों 1838 में माथियास क्लैडन जो कि बॉटनिस्ट थे, वो ये बताते हैं दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया भर के जितने प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि माथियास क्लैडन बॉटनिस्ट थे, तो बॉटनिस्ट प्लांट की स्टडी करते थे और इसलिए उन्होंने बताया कि सभी प्लांट सेल से मिलकर बने। इसी के बाद 1839 में उसके जस्ट 1 साल बाद हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं थियोडोर स्वान। और थियोडोर स्वान जो थे वो पेशे से जूलॉजिस्ट थे और जूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल की। तो ये कहते हैं दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया भर में जितने एनिमल्स की सेल हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने।
तो एक तरीके से इन दोनों को मिलाकर अगर हम बोले तो इनका ये कहना था दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल, सभी प्लांट और एनिमल सेल से मिलकर बने हैं। इसके बाद 1855 में एक नए साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ वर्शो। क्योंकि इन दोनों की थ्योरी के बाद लोगों ने कहना चालू किया कि मान लिया कि प्लांट और एनिमल सेल से बने, लेकिन सेल आती कहां से है? तो रुडोल्फ वर्चो बताते हैं कि ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुरानी पहले से एग्जिस्ट हो रही सेल है, उन सेल से नई सेल बनती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, तो मेल और फीमेल का स्पर्म आता है, आपस में फ्यूज करता है और एक नई सेल बना देता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और वही जाइगोट डेवलप होके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो उस वो जो जाइगोट बना वो कैसे बना? किसी ओल्ड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की सेल से वो जाइगोट बना। क्लियर है? तो रुडोल्फ वर्चो क्या कहते हैं दैट न्यू सेल्स फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्हीं को अगर हम यूनाइट करके एक कॉमन प्रिंसिपल दें तो 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, सभी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी है। दूसरा, सेल इज द बेसिस फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल मतलब काम करना, यूनिट मतलब इकाई। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो काम कर सकती है वो क्या है? वो सेल है। और आगे बोला है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी जो सेल अराइज हो रही हैं वो सभी सेल कहां से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से निकल कर आती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेल ग्रोथ। सेल ग्रो कैसे करती है, डिवाइड कैसे करती है और डेथ कैसे होती है। तो मतलब फाइनली इस टॉपिक का नाम है बच्चों सेल डिवीजन। तो बच्चों सेल के डिवाइड करने के दो तरीके हैं। पहला तो हो जाता है माइटोसिस और दूसरा हो जाता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बच्चों? तो माइटोसिस में टू आइडेंटिकल डॉटर होती है। टू आइडेंटिकल मतलब मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, तो अगर ये सेल डिप्लॉइड है तो इनके जो दोनों बच्चे होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, इसीलिए दो आइडेंटिकल सेल्स देखने को मिलती हैं। और माइटोसिस का काम क्या होता है? ग्रोथ और रिपेयर कराना, सेल की साइज ग्रो कराना। और मान ली कहीं गलती से आपको चोट लग गई तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद वो चोट अपने आप फिल हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ग्रोथ कराना और रिपेयर कराना ये किसका काम है? माइटोसिस का काम है। दूसरा तरीका है सेल डिवीजन का, मियोसिस। तो मियोसिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस प्रोड्यूसिंग फोर गैमेट विद इन हाफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बच्चों का क्रोमोसोम नंबर 12 है, तो इन चारों सेल्स के पास क्रोमोसोम नंबर क्या निकल कर आएगा? एन 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 निकल कर आएगा। तो इन सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन एक मियोसिस की प्रोसेस दो स्टेप में होती है। किसमें किसमें सर? एक हो जाती है हमारी मियोसिस 1, दूसरी हो जाती है मियोसिस 2। देखिए यहां से यहां तक जो प्रोसेस हुई है ये मियोसिस 1 की प्रोसेस है, और इसके आगे यहां से यहां तक जो प्रोसेस हुई है ये हमारी मियोसिस 2 की प्रोसेस। तो ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। तो दो स्टेप प्रोसेस होती है जहां पर चार आइडेंटिकल गैमेट बनते हैं, और उन गैमेट्स के पास क्रोमोसोम नंबर अपने पेरेंट के कंपैरिजन में हाफ होता है। अगर पेरेंट्स के पास 2n है तो बच्चों के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये गैमेट प्रोड्यूस करती हैं। सर गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम गैमेट कहलाते हैं। इसी से सेल डिवीजन से जुड़ी हुई थ्योरी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन थ्योरी। क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए आपको चोट लगी, तो चोट लगने के कारण यहाँ पे कुछ सेल्स बची हुई हैं, बाकी सेल यहाँ आपकी उड़ गई। तो अब ये सेल डिवाइड करके इस पूरे घाव को भरने की कोशिश करेंगी, तो ये आपका घाव भर गया। अब क्या सेल डिवाइड करेंगी बच्चों? तो जीवन पर जन डिवाइड करेंगी? नहीं, जैसे ही एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी तो वो सेल फिर डिवाइड करना बंद कर देंगी। इसलिए जब घाव पूरा भर जाएगा, सारी सेल पूरी तरह कांटेक्ट में आ जाएगी तो डिवाइड करना बंद कर देंगी। तो बोला है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है? नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे टच द नेबरिंग सेल। जब वो अपनी पड़ोसी सेल को टच करेंगी तो वो सेल डिवाइड करना बंद कर देंगी। ये नॉर्मल सेल में देखने को मिलता है। लेकिन कैंसर में क्या देखने को मिलता है? तो कैंसर लूज दिस कंट्रोल। कैंसर जो होता है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, और इसी कारण ये लगातार अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती हैं और बना लेती है एक ट्यूमर, एक गठान जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, क्योंकि ये ट्यूमर की सेल्स लगातार डिवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग पीसीडी। पीसीडी ही एक्चुअली में प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहलाता है। पीसीडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ मेंटेन द बैलेंस, मतलब रिमूविंग वेब्ड फिंगर्स इन एम्ब्रियो। इसका एग्जांपल है बच्चों, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो क्या बच्चे की सभी उंगलियां ऐसी होती हैं? ये जो उंगलियों के बीच में ये खाली जगह है ये कैसे बनी? तो बच्चे का हाथ भी पहले ऐसा था, लेकिन धीरे-धीरे बीच की सेल को मार दिया जाता है, प्रोग्राम करके मारा जाता है। प्रोग्राम करके मतलब सोच समझ के फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है।
कैसे? नेचुरली। इसी को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो हमारे बीच में फिंगर के बीच में जो स्पेसेस है, जो वेब है, ये वेब कैसे बनी है? इस पीसीडी की प्रोसेस के थ्रू। इज इट क्लियर? चलते हैं बच्चों आगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक निकल कर आता है कुछ मेमोरी ट्रिक्स। याद करने की कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं एंड इट जनरेट एनर्जी लाइक अ बैक्टीरियज। बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है वो बॉस का ऑफिस है, जो कि डीएनए को पहला तो होल्ड करेगा और इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगी यहाँ पे कि भाई क्या-क्या करना है, सेल क्या-क्या काम करेगी और क्या-क्या काम नहीं करेगी, सेल कैसे-कैसे प्रोटीन बनवाएगी, ये किसका काम हो जाता है? न्यूक्लियस का। आगे बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो सेल वॉल एक्चुअली में एक ईंटों की दीवार है। कहाँ पाई जाती है? सिर्फ प्लांट में। और क्या काम करती है? रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। और अंत में है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। जो आपने प्लास्टिड पढ़ा था, प्लास्टिड के 3 फॉर्म थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक वही फॉर्म है जो कि सोलर पैनल का काम कर रहा होता है। ये सनलाइट को कैप्चर करता है और प्लांट के लिए खाना बनाता है। और प्लांट जो खाना बनाते हैं वही खाना हम लोग भी खाते हैं। चले बच्चों आगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा निकल के आता है वो होता है जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो वाले टॉपिक भी देख लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहली बात तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें अलग से रखी है। तो आपको मैं ये करेक्ट करके बता देता हूँ कि सेल हैव अ मेम्ब्रेन, जो कि बनी हुई होती है लिपिड बाइलेयर की। ऑल सेल हैव मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है। लेकिन कुछ प्लांट और बैक्टीरिया की सेल में एक रिजिड आउटर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में होगी, लेकिन सेल वॉल कुछ प्लांट्स और बैक्टीरिया बस में होगी। ठीक है? तो ये पहली गलती करते हैं बच्चे। जो बच्चे दूसरी गलती करते हैं वो प्लास्ट ऐसा मान लेते हैं कि सभी प्लास्टिड, ऑल प्लास्टिड आर ग्रीन। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, chromoplast give color to flower and fruit and leucoplast are completely colorless। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। आखिरी अगला जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो है प्रोकैरियोटिक का मतलब। तो प्रोकैरियोट मींस नो जेनेटिक मटेरियल। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, लेकिन उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। डीएनए ऐसे ही पूरी सेल में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नॉर्मली यूकेरियोटिक सेल जो होती है उसमें डीएनए एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोट में ये जो डीएनए होता है इनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और वहां पर डीएनए किसी मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप नहीं रहता, बल्कि सेल के अंदर बिखरा हुआ पड़ा रहता है डीएनए। होपफुली आप ये भी समझ पाए होंगे। तो ये जो बेसिक मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली कर देते हैं। ठीक है? कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितना है? 0.1 मिलीमीटर। अगर ह्यूमन 25 सेंटीमीटर से देख रहा है तो ह्यूमन 0.1 मिलीमीटर दूर दूर रखे ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख पाएगा। आगे बात करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कॉर्क स्लाइसर्स के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। आगे बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन एज अ लिपिड बायलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड बायलेयर के फॉर्म में सेल को डिस्क्राइब करती है। ठीक है? बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होता है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट था बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था जहाँ राइबोसोम बन रहा होता है। एंड आर क्रूशियल फॉर प्रोटीन बिल्डिंग। तो जितनी भी यूकेरियोटिक सेल में प्रोटीन बिल्डिंग की प्रोसेस चल रही होती है, ये प्रोटीन बिल्डिंग की प्रोसेस किसके थ्रू होती है? ये हो रही होती है राइबोसोम के थ्रू। और अंत में एक जो पॉइंट याद करना है वो है यूकेरियोटिक। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो यूकेरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। वही प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और बहुत लो क्वालिटी का न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं बच्चों। तो अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। जैसा एक क्वेश्चन है, डू सेल लाइव फॉरएवर? क्या सेल जीवन पर्यंत जिंदा रहती हैं? नो, एवरी सेल हैज अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। दे अंडरगो प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल को बीच-बीच में मारा जाता है, जिसे हम लोग पीसीडी भी कहते हैं, टू मेंटेन द बॉडीली बैलेंस। इफ इट फेल ट्यूमर कैन फॉर्म। तो अगर सेल नहीं डेथ हुई या सेल लगातार एग्जिस्ट करी या लगातार डिवाइड करती रही तो वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज व्हाई सेल हैज कंटिन्यूअसली टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। आगे बात करते हैं। इफ प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल, हाउ दे कम्युनिकेट? तो अगर प्लांट में रिजिड सेल वॉल होती है तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है? तो उनके बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है जिसे हम लोग कह देते हैं बच्चों, देखिए क्या बोला है। तो सब्सटेंस स्टिल मूव्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन लोकेटेड जस्ट इनसाइड द सेल वॉल। तो बोला है कि सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उससे सेल के कंपोनेंट्स लगातार अंदर बाहर जाते रहते हैं और सेल कुछ इस तरीके से अपनी पड़ोसी सेल से कम्युनिकेट करती है। आगे बोला गया है कुछ हॉट टॉपिक जो आपको याद रखना है। एक सिनेरियो बनाया गया है
क्या बोला है? पहला सिनेरियो ये है कि व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट सेल सडनली बिकम फ्लेक्सिबल एज सेल मेम्ब्रेन। तो अगर प्लांट सेल वॉल भी सडनली सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या होगा? तो बोला है द प्लांट वुड लूज देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। प्लांट सेल अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को जो उसका स्ट्रक्चर है उसे लूज कर देगी। विदाउट स्केलेटन इट रिलाइज ऑन रिजिड सेल वॉल एंड टर्गर प्रेशर। तो बोला है कि जो अब प्लांट सेल के पास कोई स्केलेटन नहीं होता, तो अगर स्केलेटन नहीं होता तो अपना फिजिक्स शेप कैसे मेंटेन रख पाती है? एक तो इस रिजिड सेल वॉल के कारण और दूसरा वैक्यूल के टर्गर प्रेशर के कारण, जिसके कारण वो सीधी अपराइट रह पाती है। तो अगर उससे प्लांट सेल वॉल हटा दी गई तो इमीडिएटली विल्ट होके कोलैप्स हो जाएगी, पचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, अपने शेप में डिसओरिएंट हो जाएगी। एक और हॉट टॉपिक है दैट व्हाट आउटकम वुड यू एक्सपेक्ट इफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया वर रिमूव्ड फ्रॉम द यूकेरियोटिक सेल। तो अगर आप यूकेरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दोगे तो सेल के अंदर एनर्जी ही नहीं रह जाएगी। तो आपको पता है कि हम बिना एनर्जी के कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए सेल भी बिना एनर्जी के कोई काम नहीं कर पाएगी और सेल डिस्टर्ब मतलब कि सेल का फंक्शन रुक जाएगा। तो द सेल वुड इंस्टेंटली लूज देयर एबिलिटी टू जनरेट एनर्जी। सेल की एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है और अगर आपने ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया तो सेल अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगी, ब्रिंगिंग द फैक्ट्री ऑफ टू बी हार्ड एंड रिजल्टिंग इमीडिएटली इनटू डेथ। तो जो सेल की फैक्ट्री है, सेलर फैक्ट्री है, तो सेलर की फैक्ट्री अब कोई भी एक्टिविटी करना बंद कर देगी और सेल का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। So this is all about the cell, the building of block of life, which is chapter 1 of class 9। और हमने इसे बहुत शॉर्ट टाइम में समराइज करने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चाहिए कि हम कुछ इंप्रूव करके दें या आपको कुछ स्पेशल टॉपिक चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसी तरह के कंटेंट इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहे फाउंडेशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।